हेलो। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम लोग मॉडर्न फिजिक्स की जो आगे की चीजें हैं ना, उनको कवर करेंगे। जहां तक हमने पढ़ लिया था वो मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। देखिए, हमने कुछ चीजें यहाँ से पढ़ी थी। फोटो करंट डिपेंड किस तरीके से करता है, और ये इसके वेरिएशंस पढ़े थे। पोटेंशियल को आप अगर एक्सटेंड करेंगे, ज्यादातर थ्योरी थी। कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको इसमें करने को बोले थे, और उसके बाद थ्योरी के बाद मैंने आपको थोड़ा सा ये न्यूमेरिकल पोर्शन पढ़ाया था, किस तरीके से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट काम करता है। ठीक है। उसके बाद में जो हमारा मेन पोर्शन था ना यहाँ पर, वो था ग्राफ्स के बारे में पढ़ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ्स को आप यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ देखना इनफ नहीं है। ये ग्राफ बेसिकली कह क्या रहे हैं, और इनको इंडिविजुअली आप किस तरीके से पढ़ेंगे, मैं इनकी बात करता हूँ। तो आज आप हेडिंग डालिएगा एक, और इसको ना साथ के साथ मेरे लिखते रहिएगा। जितना भी आपने अभी तक लिखा है या नहीं लिखा, वो मैंने आपको नोट्स देने को बोला था, वो मैं दे दूंगा। लेकिन अगर आप इन लेक्चर्स के अकॉर्डिंग चलेंगे ना, थोड़ा सा जो मैं लिखने को यहाँ लिखाऊंगा उसको भी लिख लोगे तो इनफ रहेगा आपके लिए। ठीक है। तो आपकी आज की हेडिंग रहेगी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड करंट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड करंट। तो देखिए, सबसे पहले जो हमारा फिनोमिना रहेगा, एमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन सरफेस ऑफ मेटल व्हेन द लाइट ऑफ द बीम इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रॉन। ये जो हम पढ़ रहे थे, ऐसे करके कोई मेटेलिक सरफेस थी, और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन, लाइट यहाँ से सोर्स आएगा लाइट का, जो एनर्जी लेकर आएगा उसको बोला जाएगा फोटोन। और ये एनर्जी लेकर ये इलेक्ट्रॉन अगर निकल के जाएगा इसमें से, तो उसको बोला जाएगा फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटो इलेक्ट्रॉन। फोटोन के अलावा इसका नाम होता है क्वांटम। क्वांटम भी बोलते हैं इसको। ठीक है। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की इक्वेशन थी वो थी आपकी E इज इक्वल्स टू डब्ल्यू, या लिखिएगा फाइ प्लस डब्ल्यू। कई जगह पर ये लिखते हैं फाइ प्लस काइनेटिक एनर्जी भी, बिकॉज वर्क इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो यहाँ से हमारी जो इक्वेशन हमारी बन रही थी वो बन रही थी एच सी बाई लैमडा इज इक्वल टू एच सी बाई लैमडा नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर। ठीक है। ये आपकी मेन इक्वेशन है अगर वेवलेंथ के टर्म में बात करनी है, वरना एच म्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी। तो यहाँ तक आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट खत्म हो गया था। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड करंट के बीच में हम ग्राफ देखेंगे। ठीक है। तो हम सबसे पहले बात करेंगे, दो तरह की ऑब्जर्वेशन है हमारे पास। पहली ऑब्जर्वेशन है जिसका नाम है हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन। ठीक है। आपके पास अगर कोई भी हेल्पिंग बुक होगी, उसमें थोड़ा सा लिखा होगा हर्ट्ज ऑब्जर्वेशन के बारे में, वरना मैं आपको हेल्पिंग बुक के ही नोट्स हैं जो भेज दूंगा आपको। एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है। अ फिनोमेना ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन वाज डिस्कवर्ड बाय एक जनाब जिनका नाम था हेनरिक हर्ट्ज। हेनरिक, हर्ट्ज। ठीक है। हेनरिक हर्ट्ज। ठीक है। हर्ट्ज। ठीक है।
इन्होंने 1887 में, 1887 के अंदर एक फिनोमेना दिया था ड्यूरिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्सपेरिमेंट। ये भी किसकी स्टडी कर रहे थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्टडी कर रहे थे। In his experiment, investigation on the production of electromagnetic wave by mean of spark across the electric loop enhance when the emitter plate is illuminated by ultraviolet light from an arc lamp। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि आपके पास एक प्लेट है और प्लेट से आपने एक लैंप लगा रखा है। तो जब आप इस लैंप को लाइट दोगे, ठीक है, या वेव की स्टडी कर रहे हैं तो वेव दोगे। वेव कौन सी है आपकी? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो ये लैंप आपका ग्लो होना शुरू कर देगा। ठीक है। तो इससे पता लग जाता है कि जो है फोटोन्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी देते हैं। ये हर्ट्ज की ऑब्जर्वेशन थी। सेकंड जो ऑब्जर्वेशन है इनमें लेनार्ड आते हैं, Lenard। तो वो लेनार्ड की ऑब्जर्वेशन क्या है? ठीक है, इसकी बात करते हैं। लेनार्ड ऑब्जर्व दैट व्हेन द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर अलाउड टू फॉल ऑन एमिटेड प्लेट ऑफ एन इवैक्यूएटेड ग्लास। इवैक्यूएटेड का मतलब वैक्यूम क्रिएटेड ग्लास है, उसके अंदर, जैसे आपने ये पढ़ा था ना, इस तरह से ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था। तो लेनार्ड ने ऑब्जर्व किया कि अगर आप इसके अंदर एक वैक्यूमेटेड ग्लास के अंदर बाहर से लाइट गिराते हैं एक एमीटर प्लेट के ऊपर, ठीक है, इनक्लोज टू इलेक्ट्रोड करंट फ्लो। तो अगर यहाँ पर एक और इलेक्ट्रोड लगी हुई है, सिर्फ और सिर्फ लाइट गिराने से इनके बीच में कोई मीडियम ना भी हो, जब कह लो बहुत लो प्रेशर केस होगी, तो यहाँ से ये क्या करेंगे, ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करना शुरू कर देंगे। ठीक है। इन दिस एक्सपेरिमेंट द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वर स्टॉप्ड, द करंट फ्लो स्टॉप। अगर आप यहाँ से जो ये रेज भेज रहे हैं, यूवी रेज मान लीजिए, जब आप इनको स्टॉप कर देंगे तो यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा था वो रुक जाएगा। इसका मतलब यही हो गया कि कहीं ना कहीं जो रिलेशन है वो रेस के साथ है, वेव्स के साथ है। रेस या वेव्स कह लो, इनके साथ है आपके करंट के जनरेशन का। ठीक है। when ultraviolet radiation fall on emitter plate, electron are ejected from it which are attracted toward the positive plate of the electric field। तो यहाँ पर जितने भी नेगेटिव इलेक्ट्रोड यहाँ पे निकलेंगे, आपके इलेक्ट्रॉन्स मान लो यहाँ निकल रहे हैं, और ऑल दीज इलेक्ट्रॉन आर मूविंग टुवर्ड द पॉजिटिव प्लेट। ठीक है। उसमें उल्टा बनाया था इससे पहले जो हम पढ़ रहे थे। तो सिर्फ घुमा लीजिएगा रोशनी इधर से डाल के, नेगेटिव प्लेट की तरफ भेज दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको ऑब्जर्व होगा गैल्वेनोमीटर के अंदर, या कोई भी डिवाइस आप लगा दो, बल्ब लगा दो यहाँ पर, तो उस बल्ब में आपको ऑब्जर्व होगा कि वो बल्ब जो है वो करंट फील कर रहा है। ठीक है ना। तो ये दो ऑब्जर्वेशन थी। अब ये ऑब्जर्वेशन ऐसे कि कोई काम कर रहे हो, लाइट आके किसी स्पेक्ट्रलिक प्लेट पर गिर रही है। मेटेलिक प्लेट जो है ना वो लाइट सेंसिटिव होनी चाहिए, मतलब हल्की सी भी लाइट अगर आकर गिरे उसके ऊपर तो वो उसको सेंस करना चाहिए, और उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकल के जाने चाहिए। इलेक्ट्रॉन कब निकल के जाते हैं? जब उनका वर्क फंक्शन उसको मिल जाता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जो ग्राफ्स की हम बात करने जा रहे थे, उसमें पहले नंबर का जो हमारा ग्राफ होगा, ऐसे करके आप ABCD करके लिखिएगा। फर्स्ट ग्राफ इज इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट, आप ये इफेक्ट ही ध्यान रखिएगा, ठीक है। इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी को कैपिटलाइज से दिखाते हैं, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो यहाँ पर आप एक इस तरीके का ग्राफ बनाइएगा। आप चाहो तो याद कर सकते हो इसको, अदरवाइज आपको ये ग्राफ्स ध्यान रखने ही पड़ेंगे। पहला ग्राफ है, आपको यहाँ दे रखा है फोटो इलेक्ट्रिक करंट और यहाँ दे रखी है इंटेंसिटी, तो लिख लीजिएगा। आई से दिखाते हैं आप इंटेंसिटी को, इंटेंसिटी, और इधर आएगा हमारा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट विच इज डिनोटेड बाय स्मॉल आई। ठीक है। तो ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट में ऐसे करके एक स्ट्रेट लाइन खींचिएगा, यानी कि आपका ग्राफ जो है वो लीनियरली है। मतलब ये हो गया कि अगर आप किसी भी प्लेट पर जितनी ज्यादा इंटेंसिटी की लाइट इसके ऊपर गिराएंगे, मोर इंटेंसिटी मोर आई,
मीन्स करंट भी ज्यादा प्रोड्यूस होगा। ठीक है, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है, तो पहला ग्राफ आपका इसको सिग्निफाई कर रहा है। ठीक है, बना लीजिएगा साथ के साथ ही। अगर आप थोड़े लैग कर रहे हैं, वैसे तो नहीं करेंगे, तो पॉज करके बना लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल ऑन फोटो इलेक्ट्रिक करंट। पोटेंशियल यानी कि आप कितना कितना पोटेंशियल यहाँ प्रोवाइड कर रहे हो। ये है आपके पास इस तरह का ग्राफ। ठीक है, थोड़ा सा इधर की तरफ से उठेगा, इसलिए मैं इसको दो क्वाड्रेंट में बनाऊंगा। देखिए, ये होता है आपका वर्क फंक्शन। इतने पोटेंशियल तो आपको देना पड़ेगा। अब अगर आप ज्यादा पोटेंशियल दोगे तो क्या होगा, ग्राफ पे ध्यान दीजिएगा। आपने पोटेंशियल दिया, इस तरह का आपका ग्राफ बनेगा। ये ग्राफ है किस किस के बीच में, वो बना ली लिख लीजिएगा आप। ग्राफ है कलेक्टर कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। जो कलेक्टर प्लेट है ना, उसका पोटेंशियल। जल रहा है यार। एक तो कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल है, दूसरी तरफ है आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट। फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब यहाँ पर आपने डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल दी, ये भी लिख लीजिएगा ये क्या है। इसको आप, इस पॉइंट को बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। जो इलेक्ट्रॉन को रोकने के काम में आता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ऐसा नहीं है कि आप अलग अलग वैल्यूज दोगे तो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका यही रहेगा। ठीक है, बस ये है। हमेशा जो ग्राफ स्टार्ट होगा आपका यहाँ से, और इस तरीके का वेरिएशन शो करेगा। ऐसे ही आप एक तीसरा ग्राफ बनाइए, तो वो इनिशिएट या ओरिजिनेट यहाँ से होगा और इस तरीके का चला जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे आप हायर पोटेंशियल दे रहे हैं, आपकी ये I1, ये I2 और ये I3, तो इनिशियली तो आपके तीनों के तीनों ग्राफ एक ही जगह से स्टार्ट होंगे। बस ये ध्यान रखिएगा, फॉर अ फिक्स्ड फ्रीक्वेंसी द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट द फोटो इलेक्ट्रिक इंक्रीज एज द इंक्रीज इन पोटेंशियल। देखो, जैसे जैसे आप पोटेंशियल को इंक्रीज करोगे, मीन्स आप इधर जा रहे हो तो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है, आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी इंक्रीज होगा। तो यहाँ लिख लीजिएगा एज द पोटेंशियल, लेकिन लीनियर नहीं है, ध्यान रखना। पोटेंशियल या कह लीजिए वी की वैल्यू को आप इंक्रीज करोगे, तो जो करंट है वो भी आपका स्मॉल आई लिखना, करंट भी इंक्रीज करेगा। बस यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट पोटेंशियल के लिए अगर आप देखोगे, सबसे ज्यादा करंट होगा आपका I1, उसके बाद I2 और उसके बाद I3। लेकिन इसमें कॉमन पॉइंट क्या है, कॉमन पॉइंट है कि हर एक का जो ओरिजिनेट या स्टॉपिंग पोटेंशियल पॉइंट होगा, वो सेम होगा हर किसी के लिए। ठीक है, दो ग्राफ हो गए आपके ये। इसकी थोड़ी थ्योरी भी है, तो मैं आपको थ्योरी समझा देता हूँ। यहाँ स्टॉपिक पोटेंशियल क्या कहता है। मेनली जो काइनेटिक एनर्जी होती है, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी अगर आपको निकालनी है, उसका फॉर्मूला वैसे तो होता है 12mv²। लेकिन अगर पोटेंशियल के केस में आप देखोगे, तो काइनेटिक एनर्जी का एक और फार्मूला होता है, वो होता है इलेक्ट्रॉन यानी कि चार्ज इनटू वोल्टेज। ठीक है, ये वी नॉट लिख लेना है इसको, वरना वी और वी में क्लैश कर जाएगा ये आपका स्मॉल वी बनाना ऊपर, और नीचे आपका कैपिटल वी नॉट लिखना। ठीक है, दिस इज स्टैंड फॉर वेलोसिटी, एंड दिस इज स्टॉप स्टैंड फॉर स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्लियर है? ठीक है।
और भी इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं। अब देखो मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। इसी के जैसा एक और ग्राफ है, ग्राफ नंबर थर्ड, जिसमें आप इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन ऑन द स्टॉपिंग पोटेंशियल, ऑन द स्टॉपिंग पोटेंशियल। यानी कि आप क्या कर रहे हो, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज डाल के देख रहे हो, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल किस तरीके से चेंज होगा। एक साइड आप बनाइएगा ग्राफ ऐसे, इधर देखो, इसके इधर वाले हिस्से को आप बोलिएगा कलेक्टर प्लेट या एनोड पोटेंशियल। पूरा लिखना, कलेक्टर, जो इंक्रीज भी कर सकता है, कलेक्टर प्लेट पोटेंशियल। तो कलेक्टर प्लेट बेसिकली आपकी अनोड होती है, तो अनोड पोटेंशियल भी बोल सकते हैं आप इसको। और पीछे की तरफ जाता है तो इसको बोलते हैं आप रिटार्डिंग पोटेंशियल, रिटार्डिंग पोटेंशियल। वैसे तो आपकी लाइट क्या आती है उसको निकल के जाना चाहिए था, लेकिन एनर्जी पहले आपकी अब्जॉर्ब हो रही है, इसलिए उसको रिटार्ड बोलेंगे। अब आप अलग अलग फ्रीक्वेंसीज की लाइट यहाँ पे दे रहे हैं। मान लीजिए आपने फ्रीक्वेंसी 3, फ्रीक्वेंसी 2 और फ्रीक्वेंसी 1, तीन अलग अलग फ्रीक्वेंसी यूज करी। तो जब अलग अलग फ्रीक्वेंसीज है ना, तो आपके जो स्टॉपिंग पोटेंशियल्स होंगे वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी के लिए अलग अलग होंगे। लाइक मान लो एक आपका ये है, एक आपका ये है और एक आपका ये है, तीन अलग अलग पोटेंशियल है, इसको बोलेंगे V01, ये है V02 और ये है V03। ऐसा नहीं है कि स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका फिक्स रहेगा, अगर आप फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे हो तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका वेरी करेगा। ठीक है। इसका जो ग्राफ है वो ऐसे करके स्टार्ट होगा और यहाँ तक आएगा। आप पोटेंशियल चेंज नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ स्टॉपिंग पोटेंशियल वेरी कर रहे हो। किसकी तरह वो किसकी वजह से हो रहा है, वो भी आपकी फ्रीक्वेंसी की वजह से हो रहा है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी का ऑर्डर भी बताता हूँ मैं, देखो दूसरा पॉइंट, और तीनों के तीनों में सैचुरेशन जो आएगा, या फिर कह लो इस तरह का जो ग्राफ आएगा वो एक ही पॉइंट पे जाके इसको फॉलो करेगा। तो ये जो पॉइंट है जहां पर जाने के बाद तीनों के तीनों ग्राफ एक साथ फॉलो हो रहे हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं आप सैचुरेशन करंट। यानी कि यहाँ आने के बाद एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, इसको बोला जाएगा सैचुरेशन करंट। तो इसमें आपने देखा वेरिएशन, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा इसकी है, फिर इसकी है। तो यहाँ पर देखो सैचुरेशन पीछे से आ रहा है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके हो जाएगा। यहाँ फ्रीक्वेंसी, सैचुरेशन थोड़ी आगे से, यहाँ सबसे ज्यादा पोटेंशियल, मतलब सबसे ज्यादा सैचुरेशन हो रहा है। सैचुरेशन तीनों का एक ही पॉइंट पर हो रहा है यहाँ पर आने के बाद। सैचुरेशन का मतलब इसके बाद ना ये सैचुरेट हो जाएगा, अब ये आगे करंट को नहीं बढ़ाएगा। तो नीचे तो आपने यहाँ पोटेंशियल ले रखा है V, और ऊपर जो आप लेंगे वो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट है इस वाली एक्सिस पर। व्हाट इज दिस, दिस इज फोटो इलेक्ट्रिक करंट। आप पोटेंशियल ये वाले चेंज कर रहे हो। ठीक है, नेगेटिव पोटेंशियल वो किस पे डिपेंड करते हैं, ये डिपेंड करते हैं आपके वर्क फंक्शन के ऊपर। ठीक है। तो तीसरा रिलेशन आपने देख लिया ग्राफ का, किस किसके बीच में, करंट के और पोटेंशियल के बीच में। अब है लॉ ऑफ पोटेंशियल एमिशन। तो ये लॉ क्या कहता है इसकी बात कर लेते हैं एक बार। कुछ पॉइंट्स हैं वो मैं पढ़ देता हूँ, ठीक है, आपके समझ में आ जाएंगे। ये दो तीन पॉइंट है, एक इससे पहले वाला ग्राफ था, एक ये ग्राफ है। सबसे पहला है, फॉर अ गिवन मटेरियल और एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, द फोटो इलेक्ट्रिक करंट और द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एजेक्टेड पर सेकेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द इंसिडेंट रे। मतलब ये है कि, ऐसे समझिए आप इसको, कि एक मटेरियल है आपके पास जिसकी फ्रीक्वेंसी
जो इंसिडेंट रे की है, मान लीजिए वो आपको दे रखी है और आप उसको वेरी कर रहे हो। तो फ्रीक्वेंसी जब आप वेरी कर रहे हो ना, जैसे जैसे आप उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे, वैसे वैसे आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो बढ़ता चला जाएगा। मतलब अगर आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी यूज करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल निगेटिव में अपनी वैल्यू बढ़ाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा माइनस साइन के साथ। ये चीज शायद आपके समझ में कुछ नहीं आई होगी, तो मैं एक काम करता हूँ, आपको ऐसे बताता हूँ कि ज्यादा फ्रीक्वेंसी की लाइट भेज रहे हो आप ऐसे करके, हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट जा रही है। अब हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट आप जो गिराओगे ना, उसके लिए आपको जो प्लेट चाहिए, ध्यान रखिएगा उसकी जो वी नॉट की वैल्यू है वो ज्यादा होनी चाहिए निगेटिव में। ठीक है, ये मत समझना कि -8 है तो वो छोटी वैल्यू है, लेकिन -8 में बहुत बड़ी वैल्यू है, वो पीछे जा रहे हैं। -8 का मॉड लो, 8 तो बड़ी वैल्यू है। तो आप ज्यादा फ्रीक्वेंसी वाले को ज्यादा पोटेंशियल पे गिराओगे। ठीक है, तो सबका सैचुरेशन एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ही होगा। अब आप इन ग्राफ्स को देख लीजिए, देखो ग्राफ नंबर 1 जो है किस किस चीज के बीच में है। ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट पी एंड क्यू एंड द पोटेंशियल फोटो करंट। तो देखो ये आपका पोटेंशियल है, एक ही पॉइंट से आ रहा है। आपके करंट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, यानी I3 सबसे ज्यादा, फिर I2 और उसके बाद I1। लेकिन इन सबका जो एक कॉमन पॉइंट है वो है आपका पोटेंशियल पॉइंट। यहाँ पर देखो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज आपने यूज की हैं, तो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज के लिए पोटेंशियल भी अलग अलग आ रहे हैं। ये जो मैंने लिखी है ना पीछे, आप उसको घुमा लीजिएगा चाहे तो, लेकिन ये सही है। निगेटिव पोटेंशियल, उसके बाद फिर सबसे ज्यादा पोटेंशियल, फ्रीक्वेंसी उल्टी है इसके साथ। ठीक है, आ जाए नीचे की तरफ। तो ये ग्राफ मैंने नहीं बनवाया था। ये ग्राफ किस इक्वेशन से आता है मैं बताता हूँ। एक इक्वेशन होती है आपकी, y = mx + c। इसी इक्वेशन को ना आप रिलेट करो जो आपका ग्राफ बिटवीन मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो आप उसको कैसे लिखोगे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को? वो होगा आपके पास फार्मूला h μ = h μ0 + 12 mv²। ये तो काइनेटिक एनर्जी है, तो हमें सिर्फ काइनेटिक एनर्जी लिखनी है। तो वो हो जाएगा h μ - h μ0। अब ये निगेटिव वैल्यू जो है, आप ना एक काम करो, इसको कंपेयर कर दो। आप कंपेयर भी अगर इसको करोगे काइनेटिक या स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो ये कंपेयर करने के बाद y = mx + c से आएगा, तो ये वैल्यू आपकी निगेटिव आएगी। या फिर कह लो कि आप वर्क फंक्शन को माइनस कर रहे हो, तो आप इसको और कैसे लिख सकते हो? आप लिखोगे इसको काइनेटिक एनर्जी = आपने जो एनर्जी दी माइनस वर्क फंक्शन। तो ये निगेटिव होने का मतलब आपका ग्राफ नीचे आएगा, यही आपका वर्क फंक्शन है। इसको मैं फाइव से दिखाता हूँ या फाइव नॉट से दिखाता हूँ। ठीक है, ऊपर आपकी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जा रही है, और ये आपका ई जो एनर्जी आपने ली है। तो यहाँ पर जो ये पॉइंट है, यही स्लोप है और इसकी वैल्यू है एच। क्योंकि देखो आप यहाँ से भी अगर इसको कंपेयर करोगे ना, h μ, तो आपका x का काम करेगा ये फ्रीक्वेंसी और h का काम करेगा m। क्योंकि यहाँ पर आप लिखोगे y = mx + c, और मैं लिखूंगा यहाँ काइनेटिक एनर्जी h μ - 5। ठीक है, तो 5 की जगह आपने ये लिख लिया नीचे की तरफ, और h की जगह आपका tan थीटा यानी स्लोप आ गया। ये x का काम करेगा। ठीक है ना, ये चीजें हो गई हमारी यहाँ तक। आइंस्टीन की आपने इक्वेशन पढ़ ली। फोटो इलेक्ट्रिक सेल हमारा है नेक्स्ट, जो कि टॉपिक हमारा पढ़ना नहीं है, ये काम का नहीं है हमारे। ठीक है, कॉम्पटन इफेक्ट पहले हुआ करता था हमारे सिलेबस में, तो अभी नहीं है। बस एक चीज ध्यान रखना, कॉम्पटन इफेक्ट होता क्या है। ऐसा समझो कि आपने, देखो थोड़ा सा यहाँ से समझ लो, सिर्फ हेडिंग डाल के आप लिख लेना, कॉम्पटन इफेक्ट, द स्कैटरिंग ऑफ फोटोन। आपके पास एक फोटोन है, यहाँ से आप लाइट भेज रहे हो, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर गिरा रहे हो। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, इधर और इधर चला जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि ये सेम एंगल से जाए, इसलिए इसके अलग अलग एंगल हो सकते हैं। ये फाई और ऊपर वाला थीटा ले लो। ठीक है, अब जब ये ऐसे जाएंगे, तो आप जो टारगेटेड, इसे बोलते हैं टारगेटेड इलेक्ट्रॉन। तो एक बार आप इसको पढ़ लो। आप द स्कैटरिंग ऑफ फोटोन बाय एन इलेक्ट्रॉन।
इज कॉल्ड कॉम्पटन इफेक्ट। यानी कि जो फोटोन आपने भेजा, तो फोटोन से टकराने के बाद इलेक्ट्रॉन को तो इधर भेज देगा और खुद निकल जाएगा इधर की तरफ। ये जो एनर्जी लेकर आ रहा था ये फोटोन था। तो फोटोन जब इससे कोलाइड करेगा तो ये नेगेटिव पार्टिकल को एक साइड और खुद को इधर ले आएगा। ठीक है। यहाँ जो इधर की तरफ आ रहा है, तो फोटोन ही तो जा रहा है इधर, तो ये ऐसे जाएगा और आपका पार्टिकल जाएगा स्ट्रेट पाथ पर। तो ये पार्टिकल इधर आ गया। अब ये है आपके पास इलेक्ट्रॉन, इधर जा रहा है आपका फोटोन। तो फोटोन जब जाएगा ना, तो फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, उसको आप लिखेंगे एच इंटू म्यू, या फिर आप लिखोगे एच सी अपॉन लैम्डा। तो लैम्डा एफ ले लेना है इसको, या लैम्डा एफ लिया है। ठीक है। लैम्डा आई क्या होता है? लैम्डा आई जो आपका इंसिडेंट वेवलेंथ था, यानी कि यहाँ से जो फोटोन आ रहा था ना, वो जिसको आप क्या लिखोगे, एच म्यू। इसको एच म्यू नॉट लिख लेना, ये एच म्यू हो जाएगा। यू कैन राइट इट एज एच सी अपॉन लैम्डा आई ऑल्सो। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन आपका जा रहा है, ये है क्या? ये बेसिकली वेलोसिटी पोजेस करेगा। तो इन सब चीजों को अगर मैं कंक्लूड करूं तो एक इक्वेशन इनकी सॉल्व होकर आती है, जो कि होती है लैम्डा एफ माइनस लैम्डा आई, यानी वेवलेंथ ऑफ टकराने के बाद जो इसकी फाइनल है और जो इनिशियल वेवलेंथ थी, एच अपॉन एम नॉट सी वन माइनस कॉस थीटा। यानी कि थीटा लेते हैं आप ये वाला एंगल जिससे इलेक्ट्रॉन आपका डिफ्लेक्ट करा। ठीक है। इसी को कॉम्पटन इफेक्ट बोलते हैं। और कुछ नहीं है इसमें, इस इक्वेशन को ध्यान रखिएगा। और ये जो वेवलेंथ यहाँ से शिफ्ट हुई है ना आपकी, यहाँ से यहाँ तक, इसको कॉम्पटन शिफ्ट बोलते हैं। तो कितना वेवलेंथ में शिफ्ट आई है। ठीक है। ये छोटा सा टॉपिक है, आपका पहले सिलेबस में नहीं था, अभी इसको कंसीडर किए जाने लगा है। तो आप लिख लीजिएगा इसको। तो कुछ और बात करते हैं पीछे तब चल के, थोड़ा सा पुराने टॉपिक से ही हम। देखिए, आपने जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ा था, ना आपने लिखा था आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। हाँ, अभी एक कर दो। आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है। या फिर पीई बोल सकते हैं आप, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो आपकी इक्वेशन आई थी। तो हम इसी को समझते हैं। इक्वेशन क्या थी? इक्वेशन आई थी आपकी एच म्यू इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन पाई नॉट। ये इक्वेशन थी। अब मैं इसको थोड़ा सा फिर से डेरिवेट करता हूँ। इसको आप क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा। काइनेटिक एनर्जी को आप काइनेटिक एनर्जी ही लिखो, बस ये लिख लेना कि ये मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, प्लस जो वर्क फंक्शन है आपका, वो हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। ठीक है। और आप कैसे लिख सकते हो, इधर भी लिख देता हूँ, आप इसको एच म्यू के ई मैक्स प्लस एच म्यू नॉट। यू कैन राइट इट एज ऑल्सो। तब क्या होगा, एक तो तरीका मेरे पास ये है लिखने का, एक तरीका ये है। तो मैं फाइनली क्या लिखने जा रहा हूँ, मैं लिखने जा रहा हूँ आपका वी नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी को ना, अभी आपने लिखा कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो आप निकालते हो, तो आप उसको लिखते हो ई इंटू वी नॉट, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल दो तरीके से यू कैन कैलकुलेट। एक तो आपका इलेक्ट्रॉन निकला जस्ट, तो वर्क फंक्शन तो कुछ ना कुछ रखेगा, उसके थ्रू निकाल सकते हो। तो आप यहाँ पर इक्वेशन को मिनिमाइज करने जा रहे हो, तो काइनेटिक एनर्जी को इधर ले लो। यू कैन राइट काइनेटिक एनर्जी एज, ठीक है, ई मैक्स, और ये हो जाएगा एच, इस वाले फार्मूले से एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। तो ब्रैकेट में लिख लो एच म्यू माइनस एच म्यू नॉट। ठीक है। यू कैन राइट इट एज एच वी नॉट एच म्यू माइनस म्यू नॉट। ठीक है। तो अभी और सॉल्व करोगे इसको तो कैसे लिखोगे, एच, दिस इज फ्रीक्वेंसी होती है सी अपॉन लैम्डा। ये हो जाएगा सी बाई लैम्डा माइनस का सी बाई लैम्डा नॉट, दिस इज ई वी नॉट।
तो जो हमारा वी नॉट है वो हो जाएगा Hc/E, और ये हो जाएगा 1/λ माइनस 1/λ0। तो ये इक्वेशन मैंने आपको पोटेंशियल के लिए पहले भी लिखाई थी। ठीक है। इसकी कुछ वैल्यू आती है Hc/λ की, इसको आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, समथिंग जो भी आएगी Hc/E0 की वैल्यू। आपको पता है H कितना होता है, 6.6 10⁻−34 जूल पर सेकेंड या जूल इंटू सेकेंड होता है, वो आप देख लेना। और C आपको स्पीड ऑफ लाइट 8 मीटर पर सेकेंड। एक्यूरेट वैल्यू चाहिए तो आप उसको लिखिएगा 2.98, 1.6 इंटू 10⁻−19 कूलम। एक इलेक्ट्रॉन पे इतना चार्ज होता है। ठीक है। तो ये हमने यहाँ तक चीज़ों को समझा, और ये इक्वेशन को ध्यान रखिएगा। अब इस इक्वेशन की बेसिस पर जो आपकी इक्वेशंस बनती हैं वो मैं आपको एक बार लिखा देता हूँ। ठीक है। जैसे सबसे पहले आपने इक्वेशन लिखी जो थी आपकी वी नॉट, यानी कि स्टॉपिंग पोटेंशियल, विच इज इक्वल्स टू H/E म्यू माइनस φ0/E। तो ये φ0/E जो है आपका, इस पूरी इक्वेशन को आप कंपेयर करो y इज इक्वल टू mx, लो पार्ट में है, प्लस c, ऐसा लिखोगे। ठीक है। तो ये आपका m हो गया, ये x हो गया, और ये c हो गया। c नेगेटिव है, इसलिए जो आप इसका ग्राफ बनाओगे तो ग्राफ आपका कुछ ना कुछ नीचे की तरफ से आएगा। तो ऐसे बनाना, नीचे डॉटेड, ऊपर से कंटिन्यू कर दीजिएगा। ठीक है। यहाँ जो ये स्लोप है तो थीटा, स्लोप को m से दिखाते हैं या टेन थीटा बोलते हैं। टेन थीटा हमारा होता है H/E के बराबर इस केस में। ठीक है। और इसी को स्लोप बोला जाएगा। बाकी सब चीजें जो है वो लिख लीजिए, y की जगह लिखोगे V0 यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल, और इधर की तरफ आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी यानी कि ये। तो आप लिख लीजिएगा इनके नाम भी। ये पहला ग्राफ हो गया इसके लिए, और ये आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल। ओके, दिस इज आवर फर्स्ट ग्राफ। अब इसी ग्राफ को आप और मॉडिफाई कैसे करोगे, ABCD करके आप लिखना। देखो ग्राफ ना, मैं आपको ग्राफ बनाना सिखा रहा हूँ, मैं आपको ग्राफ याद करना नहीं सिखा रहा यहाँ पर। एक इक्वेशन है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू H μ - φ या φ0। ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर आप इसको y इज इक्वल टू mx+c से कंपेयर करो, तो ये वही ग्राफ हो जाएगा जो हम पीछे अभी देख कर आए थे। बने बने जो ग्राफ थे ना पीछे चार, उनमें से नीचे वाले दो ग्राफ। देखो स्लोप क्या है आपका, h, निगेटिव है, नीचे से स्टार्ट होगा यानी कि डॉट 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 कॉन्टिन्यू। दिस इज थीटा, m यानी टेन थीटा, यानी स्लोप इज h। ओके। और ये नीचे जो आ रही है वैल्यू, ये जो नीचे निगेटिव वैल्यू आ रही है इसका है φ0 वैल्यू, निगेटिव है नीचे आ रही है। ऊपर क्या रखोगे, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर। ठीक है। यहाँ क्या रखना पड़ेगा, यू कैन राइट हियर फ्रीक्वेंसी। ओके, दिस इज आवर सेकंड ग्राफ। अब ग्राफ है तीसरा, फ्रीक्वेंसी और फोटो इलेक्ट्रिक के बीच में। यहाँ पर जो थर्ड ग्राफ है आपका, सी या थर्ड जो भी है उसको लिख लीजिएगा। दिस ग्राफ इज बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो आप यहाँ लिखिएगा फ्रीक्वेंसी वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है। तो आपकी इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ना कि फ्रीक्वेंसी पर। ऐसा ग्राफ बनाना है एक, और यहाँ लिखना फ्रीक्वेंसी। अब यहाँ ना करंट एकदम से जनरेट नहीं होता, करंट तब जनरेट होता है जब आप इसके इलेक्ट्रॉन को निकालोगे। इलेक्ट्रॉन इजीली नहीं निकलेगा, उसके लिए आपको मिनिमम स्टॉपिंग फ्रीक्वेंसी देनी पड़ेगी, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसे बोलते हैं। तो उसको दिखाएंगे आप μ0 से। तो जो आपका सैचुरेशन करंट है ना, वो यहाँ से एक बार ओरिजिनेट होगा, और वो फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज नहीं होगा।
एक फिक्स अमाउंट का करंट यहाँ से निकलता रहेगा, आप अगर रेगुलर उसके ऊपर लाइट डालते रहोगे। तो ये जो ग्राफ है ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो आप इधर लिख रहे हैं वो आपका करंट है, यानी कि आपका जो करंट यहाँ से क्रिएट हो रहा है, और ये है आपकी फ्रीक्वेंसी। तो दिस ग्राफ इज बिटवीन फ्रीक्वेंसी, और ये जो फ्रीक्वेंसी है इसको क्या बोलेंगे, थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। थ्रेश होल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है। देन दिस इज फोर्थ ग्राफ, इंटेंसिटी वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये है आपका इंटेंसिटी, यानी कि कैपिटल आई, वर्सेस स्टॉपिंग पोटेंशियल, यानी कि वी नॉट। अब वी नॉट पर तो आपकी ये चीज डिपेंड ही नहीं करेगी, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी के साथ मायने नहीं रखता। हाँ बस ये है कि आप ज्यादा डालोगे तो ज्यादा जल्दी ये निकल आएगा, टाइम इसमें बचता है आप। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप अगर अलग फ्रीक्वेंसी को यूज करोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल आपका डिफरेंट यहाँ पर आके लग जाए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा आपकी इंटेंसिटी जो है उस पर स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ कोई असर नहीं पड़ता। तो नीचे आप लिखना है इसमें इंटेंसिटी, कितनी भी बढ़ा लो आप, इंटेंसिटी वर्सेस वी नॉट। वी नॉट की जो एक फिक्स वैल्यू है, मान लो 50 जूल लेना, लाइट लेने के बाद में इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, तो आप उसके ऊपर लाइट चाहे 200 जूल की डालो या 4000 जूल की डालो, वो निकलेगा जो इलेक्ट्रॉन पहली बार वो 50 जूल लेके ही निकलेगा। उसके बाद कितनी भी इलेक्ट्रिसिटी दे दो वो स्टोर पोटेंशियल को चेंज नहीं करेगा, वो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी को चेंज करेगा। तो काइनेटिक एनर्जी आपकी इंक्रीज कर सकती है इंटेंसिटी की वजह से, लेकिन ये चेंज नहीं होगा। ठीक है। एक और लास्ट ग्राफ है इसमें। ये सारे ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी ग्राफ आपका इंट्रेंस में पूछ लेता है आपसे कि किस तरीके से वेरिएशन आएगा। लास्ट ग्राफ जो है वो आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट के बीच में, फोटो इलेक्ट्रिक करंट वर्सेस टाइम लैग। टाइम लैग। और देखो ऐसे इलेक्ट्रॉन ना एक बार में नहीं निकलता, इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा, हाँ, लैगिंग करता है। लैगिंग मतलब शुरू में एकदम से नहीं निकलेगा, क्योंकि उसमें एक स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, तो ग्राफ जो इसका आएगा ना लैगिंग का, वो कुछ इस तरीके का आएगा। अब ये लैगिंग टाइम भी बहुत कम होता है, तो यहाँ पर आने के बाद ये अपने आप को सैचुरेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखोगे टाइम, यानी कि स्मॉल टी, और ऊपर आपका फोटो इलेक्ट्रिक करंट यानी कि आई। तो यहाँ पर आपका आने के बाद आई कांस्टेंट हो गया, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। तो ये जो टाइम है ये होता है नैनो सेकंड के बराबर, 10⁻⁹ सेकंड में। इतनी सेकंड के अंदर थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन रुकेगा, एकदम उसके बाद निकलेगा। तो वो क्यों रुक रहा है, उसके पीछे रीजन है आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल, क्योंकि इलेक्ट्रॉन सरफेस पे नहीं होता, पहले इलेक्ट्रॉन आपका सरफेस पर आता है और इस लायक होता है कि वो मूव कर पाएगा। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक बेसिक चीजें हो गई थोड़ी सी। चार लोग मेरे साथ हैं भाई। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन, नेक्स्ट है हमारा। एक फोटोन की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ फोटोन। देखो ये चैप्टर जैसे हमारा मुकम्मल होगा, मैं उसके बाद आपको इसके क्वेश्चंस भेजूंगा। तो आप मान लीजिए ये चैप्टर आज कंप्लीट हो जाएगा आपका, चैप्टर नंबर 11। ठीक है, 14 हो चुका है, 12 13 का कुछ कुछ पार्ट हम कर चुके हैं, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है, तो आप एक हेडिंग डालो, उससे पहले कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ फोटोन से पहले
चलो पहले फोटोन ही लिख लेते हैं, बाद में डी ब्रोगली के बारे में पढ़ेंगे। तो मैं इसके ना जो पॉइंट्स हैं वो पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ कि फोटोन की क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फोटोन के कई सारे पॉइंट्स हैं जो हमें यहाँ डिस्कस करने हैं। जो लिखाने के हैं लिखा दूंगा, जो बोलने के वो मैं बोल दूंगा। जैसे इन इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, रेडिएशन बिहेव्स एज अ मेड अप ऑफ पार्टिकल कॉल्ड फोटोन। देखो, जब ये रेडिएशन किसी भी पार्टिकल के कांटेक्ट में आती है तो इसमें दिखता नहीं है कि आपको पार्टिकल होगा, लेकिन ये एक पार्टिकल की तरह हम मानते हैं, तो उस पार्टिकल को ही आप क्या बोलते हैं? फोटोन। सबसे पहला पॉइंट। नेक्स्ट, अ फोटोन ट्रेवल एट द स्पीड। फोटोन की जो स्पीड होती है वी, यानी कि सी के बराबर होती है वैक्यूम में, जिसकी वैल्यू होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लिखिएगा आप सेकेंड पॉइंट। पहला पॉइंट देखो मैं बोल देता हूँ फिर से। द इंटरेक्शन ऑफ रेडिएशन विद मैटर, कॉमा लगाकर लिखिएगा। द रेडिएशन इज बिहेव्स एज इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल इज कॉल्ड फोटोन। ठीक है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट लिखिएगा। अ फोटोन ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट, द फोटोन इज ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम की स्पेलिंग लिखना VACWM। ठीक है। स्पीड लिख लीजिएगा उसके आगे 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। थर्ड पॉइंट लिखिएगा। फोटोन एक ऐसी चीज है जो रेस्ट में एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो फोटोन पार्टिकल हमेशा मोशन पार्टिकल होता है। ठीक है। रेस्ट में ये कभी भी एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। इट इज जीरो रेस्ट मास। जीरो रेस्ट मास इंडिकेट कैसे करोगे? उसका फॉर्मूला होता है, अगर मास निकालना है आपको फोटोन का, तो वो होता है m0 अपॉन √1 - V² अपॉन C²। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला होता है मास निकालने का फोटोन के। द फोटोन कैन नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट। इसमें लिख लीजिएगा आप। द फोटोन कैन नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट। द फोटोन एग्जिस्ट कैन नॉट एग्जिस्ट एट रेस्ट। फुल स्टॉप लगाकर लिखिएगा। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, द मास ऑफ अ पार्टिकल मूविंग विद वेलोसिटी, द मास m of particle, the mass m of particle is moving with velocity v is comparable with the velocity of speed of light, is comparable with the velocity of speed of light। उसमें नीचे ये फॉर्मूला लिख लीजिएगा कि मास कैसे निकालते हैं आप। ठीक है। यहाँ पर जो m0 होता है ये आपका जीरो होता है जब आपका कोई पार्टिकल मूव नहीं कर रहा होगा, और ये फोटोन का मास निकालेंगे आप। तो जैसे जैसे आपका पार्टिकल अलग अलग स्पीड पर होगा तो उसका डिफरेंट डिफरेंट मास होता है। ठीक है। तो रेस्ट मास ऑफ फोटोन इज जीरो। बेसिकली फार्मूला जो है ना वो ऐसे होता है। m0 = m × 1 - V² अपॉन C²। तो जब ये रेस्ट में होगा तो ये वैल्यू जीरो, या फिर ऐसे मान लो, जब ये रेस्ट में होगा तो ये वैल्यू आप ऑलमोस्ट सी के बराबर मान लो, वेलोसिटी, या फिर कह लो कि जीरो। कुछ कुछ आपने देखा होगा ना, वो साइंस साई फाई मूवीज जो होती है उसमें बोलते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट अगर स्पीड ऑफ लाइट के थ्रू चलने लगे तो वो हर चीज को ओवरकम कर लेता है स्पीड ऑफ लाइट से चलने पर। ठीक है। तो वो वक्त से भी आगे निकल जाता है। तो यहाँ पर ये रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट उसी से रिलेटेड है। हेलो। हाँ मेरे, हाँ घर हूँ। आ जाओ। ठीक है। उसी के साथ दो तीन चीजें हैं हमारी। अ, एक छोटी सी हेडिंग और थी वो मुझे पहले लिखानी चाहिए थी आपको। ठीक है। चलिए, एक इक्वेशन है आइंस्टीन की।
E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो यहाँ से अगर मुझे मास निकालना है तो वो होता है ई अपॉन सी स्क्वायर के बराबर। ठीक है। अब ये जो ई है सी है, इसको ई को कैसे लिखोगे आप? एच सी अपॉन लैम्डा। और ये सी स्क्वायर, तो सी से सी कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा एच अपॉन लैम्डा सी। तो आपका मास का एक और फार्मूला हो जाएगा एच अपॉन लैम्डा सी। ठीक है, तो इसके बारे में लिखिएगा आप। द इनर्शियल मास ऑफ फोटोन, यानी कि मूव करता हुआ मास कैसे निकालोगे, एम की वैल्यू, इसकी वैल्यू वो है एच लैम्डा सी, एच अपॉन लैम्डा सी। अब जो वेव है आपकी वो तो ऐसे ट्रैवल करती है, लेकिन जो फोटोन है वो एक स्ट्रेट लाइन पर मूव करता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप इसमें, द फोटोन इज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। द फोटोन इज ट्रैवल इन अ स्ट्रेट लाइन। अब देखिए यहाँ क्या होगा, एक फोटोन नहीं बहुत सारे फोटोन लेकर चलते हैं, तो हम इस चीज को कंसीडर करते हैं कि अलग अलग फोटोन अलग अलग मास को कैरी नहीं करेंगे। ऑल फोटोन हैव सेम फ्रीक्वेंसी एंड सेम वेवलेंथ, ये मानना। तभी सारी चीजें जो एनर्जी वगैरह है सब कॉमन आएगा। हेलो। हाँ, घर पर ही हूँ। आ रहा है आमिर। रजा वही है। फैजान दीशान पत और। हाँ तो बोल उसको, क्या उड़ जाएगा वो। उड़ जाओ फैजान। ठीक है। और पेटी वाले को कॉल कर लियो तुम। ना ना, मैं पढ़ा रहा था। हाँ तो आमिर को तो आने दो भाई। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा आप, irrespective of intensity of radiation, all the photon of particular frequency, फ्रीक्वेंसी के ब्रैकेट में लिखिएगा म्यू नॉट, all the photon of particular frequency, all the photon of particular frequency और wavelength have same energy। जितने भी फोटोन है ना इसमें सबकी एनर्जी सेम होगी। एनर्जी निकालोगे कैसे? एनर्जी का फॉर्मूला वही एच सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, या फिर आप एच म्यू से भी निकाल सकते हो, तो ये और ये सेम होंगे। एंड देयर मोमेंटम आर ऑल्सो सेम। मोमेंटम में फॉर्मूला नहीं लिखा रहा, अब मोमेंटम लिख लो। मोमेंटम के बारे में हम अलग से पढ़ेंगे थोड़े से इसके बाद में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा फोटोन के बारे में। एनर्जी ऑफ फोटोन डिपेंड अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फोटोन। देखिए, जैसे एक मीडियम है और ये दूसरे मीडियम में लाइट जा रही है, तो ये फ्रीक्वेंसी पे आपकी एनर्जी डिपेंड तो करती है। लेकिन अगर ये मीडियम चेंज कर रहा है, यहाँ कुछ एनर्जी है तो यहाँ कुछ एनर्जी है, तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी है ना, वो अगर वेरी कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बारे में लिखिएगा आप, एनर्जी ऑफ फोटोन इज डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है, और आपको पता है वो कैसे डिपेंड करती है, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू। बट डज नॉट चेंज व्हेन फोटोन ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। ये फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, एनर्जी भी चेंज नहीं होगी, बट डज नॉट चेंज व्हेन इट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। नेक्स्ट लिखिएगा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती लेकिन वेवलेंथ चेंज हो जाती है इनकी। तो लिखिएगा, द वेवलेंथ ऑफ द फोटोन चेंज इन डिफरेंट मीडियम। The wavelength of photon is changed in different medium because their velocity changes. Because their velocity changes.
नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में लाइट भेजोगे ना, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड या कह लो, या मैग्नेटिक फील्ड है, इसमें से लाइट को भेजोगे तो लाइट अनडिफ्लेक्टेड रहती है क्योंकि उसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो लिखिएगा, फोटोन आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। फोटोन आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, आर नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। दिस शो दैट फोटोन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दिस शो दैट फोटोन आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ठीक है, एक और पॉइंट लिखिएगा। इन फोटोन पार्टिकल द कोलिजन, इन फोटोन पार्टिकल कोलिजन द एनर्जी एंड मोमेंटम आर कंजर्व। ठीक है, अगर टकराने के बाद एनर्जी लॉस नहीं होती है ना, इनका मोमेंटम लॉस होता है। तो एनर्जी और मोमेंटम दोनों ही कंजर्व रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, लास्ट पॉइंट। फोटोन में शो डिफ्रैक्शन अंडर गिवन कंडीशन। फोटोन में शो डिफ्रैक्शन अंडर गिवन कंडीशन, ये सारी कंडीशन अगर फॉलो होंगी तो आपका फोटोन जो है वो डिफ्रैक्शन शो करेगा। ये पॉइंट लिख लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको जो नेक्स्ट क्लास लूंगा उसमें ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ये लेक्चर देख लीजिएगा। मैंने इसलिए लिया है ये क्योंकि मैं आप भी जरा काम से जा रहा था, मैंने पहले ले लिया था, दोनों अवेलेबल भी नहीं हो पाते थे। तो आप इसको देखकर फिर नोट्स कर लीजिएगा। टाइम लगेगा, 1 घंटे से ज्यादा टाइम लगेगा लेक्चर में। लेक्चर 1 घंटे का नहीं है फिर भी। तो उसके बाद अगर मैं रात को 9 तक आ जाता हूँ तो 9 बजे से 10 बजे तक एक लेक्चर और ले लूंगा मैं। ठीक है, उसमें हम प्रोबेबिलिटी कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू।